हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली हम लोग आज देखेंगे बीजीटी का एमसीक्यूज। ठीक है ना। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोगों ने बीजीटी को पूरा फुल तरीके से कंप्लीट कर दिया, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह देखा, फिर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पूरा फुल्ली कंप्लीट किया, फिर अर्ली फिर देखा, बेस विथ मॉड्यूलेशन देखा, फिर इबर स्मॉल मॉडल देखा। फिर इन सब फिर आपने मैंने क्या किया ना कि फिर जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था, थ्री टाइप का कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमन मोड, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, इन तीनों का मैंने कंपेरिजन बताया, फिर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताया। ठीक है। ये सारा जो मैंने कंक्लूड किया उसके बेसिस पे हमारा ये एमसीक्यूज है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, नॉर्मली हम लोग एमसीक्यूज को परफॉर्म करेंगे। अब ये जो एमसीक्यूज मैंने लिया इसको लेवल 1 मैंने नाम दिया। ठीक है। लेवल 1 कहने का मतलब मैं इसको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन उठाया हूं, मतलब बेसिक बेसिक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना, फंडामेंटल क्वेश्चन, मैं उस चीज को उठाया हूं यहाँ पर। ठीक है। फिर मैं इसका लेवल 2 भी लाऊंगा, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल बेस पे हल्का कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है। न्यूमेरिकल भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आप आरआरबी जेई को देखो या फिर नॉर्मली आप जेई लेवल के एग्जाम को देखोगे ना, तो नॉर्मली बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, वहीं पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। तो अपने को पहले बेसिक्स पे कमांड करना, फिर हम लोग जब एमसीक्यूज का सीरीज लाएंगे तो वहां पे हम लोग सारा कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन को वर्क करेंगे। ठीक है। बाकी जो कुछ ऐसा टॉपिक छूट गया तब हमें कमेंट करो, मैं उसका रिस्पॉन्स करके उसका फिर से वीडियो बना दूंगा। वरना कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट भी गया होगा तो जब मैं एमसीक्यू का सीरीज लाऊंगा ना, तो उसमें हम लोग सारा कुछ कंक्लूड करके हम लोग उसी टाइम पे क्वेश्चन के साथ में उस चीज को डील कर लेंगे। ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बीसीटी का एमसीक्यूज। ठीक है। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। बोरा दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपने ट्रांजिस्टर देखा, दो तरीके का ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी और एक एनपीएन, है ना। आपने पढ़ा होगा, आपको अगर याद होगा ट्रांजिस्टर के बारे में, तो इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको, एंड देन उसको समझो कि क्या होता है ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर ये ले लो एंड एक और ट्रांजिस्टर बना लो। ठीक है ना। एक और ट्रांजिस्टर बना लेता हूँ। और ये जो ट्रांजिस्टर होता है, दो तरीके से ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है ना, आपको पता ही होगा। एक एनपीएन, एक पीएनपी। ठीक है ना। सिमिलरली एक यहाँ भी ले लो। ओके। हम्म। एक एनपीएन रहेगा ना, एक पीएनपी रहेगा। ठीक है ना। अब ये मैं इसको अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ, जैसे ये हमारा इमिटर रीजन कहलाता है एंड ये हमारा बेस रीजन कहलाएगा, ये हमारा कलेक्टर रीजन। सिमिलरली हमारा इमिटर रीजन, बेस रीजन एंड देन कलेक्टर रीजन कहलाएगा। ठीक है। अब अगर आप एनपीएन बना रहे हो तो फर्स्ट इमिटर टर्मिनल हमारा एन रहेगा, फिर पी रहेगा, फिर देन एन रहेगा। सिमिलरली हमारा ये ये अगर पीएनपी बना रहे हो तो पी हो गया, एन हो गया, देन पी हो गया। ओके ना। तो इन्हें अगर दो कंडीशन में ट्रांजिस्टर बनता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपको पहले सारा थ्योरेटिकल मैं पार्ट्स को डील कर दिया। ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ हल्का फुल्का एक्सप्लेन करूंगा एंड उससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है। जितना हमें क्वेश्चन में नीड है उतने ही को सॉल्व करूंगा। बाकी इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना है तो आप एक बार इसके वीडियोस को देख लो, जहां पर मैंने एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर को डील कर रखा, उस वाले थंबनेल पे जाना, वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, वहां से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से भी आप एक बार देख लेना। ठीक है। तो सारा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया हूँ। फिर अपना एडीसी भी चल रहा रनिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट, जिसको हम लोग एनालॉग भी कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। बाकी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, जिसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मली जानते हैं। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करा दिए, वो पूरा फुल कंप्लीट प्लेलिस्ट हो गया। ठीक है। तो लगभग 3 चैप्टर, 3 सिलेबस हमारा है ना, 3 सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होने को है। तो चलो फिर देखते हैं आगे। तो हमारा जो बोल रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन एन कैसे बनता है, मान लो अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होगा तो मुझे हर आर्म में यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी से डोपिंग करना होगा। आपको पता है डोनर मींस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहेगा। इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अभी कैसे डोनेट करेगा, क्या प्रोसेस होता है, वो मैं वहां पर नहीं जा रहा, क्योंकि पूरा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वो मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, विद इन उसको मैं 300 केल्विन पे रखूंगा, तो वहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज होकर बाहर आएगा। दैट्स कॉल्ड हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन है ना, एक डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर फिर एक आयंस का फॉर्मेशन होता है, कोई एक एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो अपने आप में पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। ठीक है। तो अपना जो एक्सेप्टर आयंस होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर द डोनेटिंग द वन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपना पॉजिटिव आयंस बनते हैं। सिमिलरली अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने आप को नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो मैं पीएनपी पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बताओ एनपीएन में। मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज होगा ना, वो किसके थ्रू होता है। तो आप देखो यहाँ पर दो एन एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा एंड पी अपना जो है वो होल है। ठीक है। मतलब माइनॉरिटी में अपना होल्स रहेगा। मैं पूरा कंक्लूड करूं, जो अपना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में, वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। एंड अगर पूछ देगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, अगर माइनॉरिटी का पूछेगा तो अपना होल से होगा। ठीक है ना। बट एक्चुअली माइनॉरिटी का नहीं पूछता है, हमेशा जो पूछेगा वो मेजॉरिटी पूछेगा। तो अगर एनपीएन रहेगा तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, अगर वो पीएनपी रहेगा तो वहां पर मेजॉरिटी में क्या रहेगा, होल्स रहेगा। ओके ना।
होल्स मेजोरिटी में रहेगा। बाकी इसका कंडक्शन प्रोसेस वगैरह में किस तरीके से कंडक्शन होता है, अब इसको जैसे ये अपना क्या है, ये बीजेटी है ना, ये अपना क्या कहलाता है, बीजेटी कहलाता है, ओके ना, बीजेटी कहलाता है। तो बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर क्यों कहा मैंने इसको, क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है, द कंडक्शन टेक्स प्लेस इन दी बीजेटी बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है ना, जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके ना। तो हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के थ्रू होता है, ओके ना। तो ये सारा कुछ मैं प्रोसेस बता दी हूँ वीडियो में। तो अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, ओके ना, इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूं आपका थोड़ा सा, तो देखो एक्सप्लेनेशन में मैं क्या दे रहा हूँ कि अपना जो इमीटर रीजन, अगर मैं डोपिंग की बात करूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। अगर मैं डोपिंग की बात करूँ, अगर कोई ट्रांजिस्टर ले लो, एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ठीक है ना, मैटर वो नहीं करता, मैटर करता है कि अगर आपको ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करना है, ओके, अगर आपको ट्रांजिस्टर बनाना है तो आपको हर हाल में इमीटर रीजन का जो अपना डोपिंग है ना, वो उसको हाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कलेक्टर, एज कंपेयर टू बेस, ओके ना। मतलब सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर रीजन को करेंगे, फिर देन उसके बाद कलेक्टर रीजन को करेंगे, फिर देन उसके बाद बेस रीजन को करेंगे। अब ये डोपिंग का लेवल मैंने इस तरीके से क्यों सेट किया, आपको मैं इसका रीजन दिया था कि मैं इमीटर रीजन को हाई डोपिंग क्यों करता हूँ, फिर मैं कलेक्टर को मॉडरेट क्यों करता हूँ, बेस को लो डोपिंग क्यों करता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे बता दूंगा आपको, थोड़ा सा वर्बल में बता दूंगा, ठीक है ना। फिर मैंने एक बताया था एरिया के बारे में, बताया था कि अगर आपको ट्रांजिस्टर बनाना होगा, दो आपको होना चाहिए हर हाल में, दो वर्ड्स को आपको ध्यान देना है, पहले डोपिंग फिर देन एरिया। अगर ये दोनों मतलब उसमें एप्लीकेबल हो रहा है, दैट्स कॉल हम लोग एक बीजेटी बना सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का अगर बात करूं तो हमारा कलेक्टर रीजन जो एरिया होता है, कलेक्टर वाला एरिया वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इमीटर, एज कंपेयर टू बेस, ओके ना। बेस रीजन को हर हाल में सबसे कम रखता है। अब मैं यहाँ पे कुछ रीजन को एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मान लो सपोज मैंने बोला कि इमीटर रीजन को डोपिंग हाई रखते हैं, तो इमीटर जो रीजन होता है ना, वो इमिट्स का, उसका काम क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है कि वो इमिट्स करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। एंड यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा वो कलेक्टर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, बेस के थ्रू कलेक्टर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे मेजोरिटी में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या होल्स, वो डिपेंड करता है कि आप एनपीएन ले रहे हो या पीएनपी ले रहे हो। अगर यहाँ पे एनपीएन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब मूव कराएगा, अगर ये पीएनपी है तो यहाँ पे होल्स को मूव कराएगा, ठीक है। मैटर वो नहीं करता, मैटर करता है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कलेक्टर रीजन में जाएगा। अब यहाँ बेस का रीजन मैंने कम इसलिए रखा क्योंकि जैसे अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये पी साइड वाला ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे हर हाल में होल्स रहेगा, है ना, आपको पता ही है कि पी साइड में होल्स रहता है, पी सेमीकंडक्टर में होल्स रहता है, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर मान लो सपोज यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा इस वाले कलेक्टर तरफ जाने के लिए जाएगा, बट मान लो कि ये तो अपना जो डोपिंग करते हैं ना, डोपिंग इसको एन प्लस करते हैं, इसको पी माइनस करते हैं, इसको डबल प्लस करो, इसको नॉर्मली प्लस करो, ठीक है ना। मतलब इमिटर रीजन हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर रीजन मॉडरेट होता है, एंड बेस रीजन मतलब लो डोपिंग होता है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने 100 इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजना चाह रहा हूं मैं कलेक्टर रीजन की तरफ, तो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है वो बेस रीजन में जाकर रिकम्बाइन कर ले। अगर बेस रीजन मान लो कि 10 होल्स है, तो 10 होल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर लेगा, बाकी 90 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचेगा। तो मैं जितना कम से कम एरिया रखूंगा उतना रिकम्बिनेशन रेट कम होगा, है ना, रिकम्बाइन जो करता है वो कम करेगा, तो होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मिलेगा, आईसी मिलेगा मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम। यहाँ पर से आई हो गया, ये आई ई हो गया, एंड देन यहाँ पर अपना आईसी होता है, ओके। सिर्फ सारा प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना, मैं सारा एक्सप्लेन कर दिया हूँ बीजेटी वाले सेक्शन में, तो आप उस पर एक बार देख लेना, मैं यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ, ओके ना। तो ये हो गया। अब किसी का क्वेश्चन आएगा सर आपने कलेक्टर रीजन का एरिया को इंक्रीज क्यों किया, कलेक्टर रीजन का एरिया को ज्यादा क्यों रखा। होता क्या कि यहाँ पे सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स तो रहेगा ही रहेगा, मेजोरिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही रहेगा, आपको पहले से अननोन हो कि मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। फिर मैंने क्या किया कि इमीटर रीजन से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको उठाकर मैंने कलेक्टर रीजन में लाकर डाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब डोपिंग वगैरह करता हूँ उसके बाद, ठीक है ना, मैं बाइसिंग वगैरह करूंगा, प्रॉपर बाइसिंग करूंगा, उसके बाद वो वहां जाता है, ठीक है, मैं बाइसिंग वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो जो अभी मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, वो ब्लैक कलर इलेक्ट्रॉन्स अभी जो बाहर से आया यानी इमीटर रीजन से जाए वो हो गया, मतलब इस वाले कलेक्टर रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होगा क्या कि अगर मैं इस एरिया को कम रखूंगा, तो इसमें मान लो सपोज एक मैंने रूम बनाया, इस रूम में मान लो सपोज 20 आदमी का रहने की कैपेसिटी है, मतलब 20 आदमी जो है वो रह सकता है। मैंने इसमें क्या किया कि मैं इसमें 100 आदमी को लाकर डाल दिया, तो कहीं ना कहीं सफोकेशन वगैरह होगा, प्रॉब्लम होगा ना, सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। इसका अगर मैं एरिया को नहीं बड़ा करूंगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जमा होंगे, ठीक है ना। जमा होने से क्या होगा कि यहाँ पे सफोकेशन होगा, दैट मींस यहाँ पे हीट का जनरेशन होगा, हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट से प्रॉब्लम होगा, हो सकता है ये ट्रांजिस्टर बर्न कर जाए, जल जाए, ठीक है। इसके कारण से मैं इस एरिया को बड़ा रखता हूँ ताकि हीट का जो डिसिपिएट हो सके, हीट जितना है वो डिसिपिएट कर सके, ठीक है। तो ये सब मैंने रीजन दिया था कि मीटर रीजन को हम लोग डोपिंग क्यों हाई करते हैं, एंड कलेक्टर रीजन का एरिया हम लोग क्यों ज्यादा रखते हैं, एंड बेस रीजन का डोपिंग लो क्यों रखते हैं।
रखते हैं, बेस रीजन का एरिया हम लोग लो क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर रिकम्बिनेशन रेट कम हो, ठीक है ना। ये सारा मैंने कंक्लूजन बताया वर्किंग प्रिंसिपल का, इसका और बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप एक बार वीडियो देख लेना वर्किंग प्रिंसिपल वाला, ठीक है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर एज प्रीफर्ड ओवर द पीएनपी ट्रांजिस्टर बिकॉज दे हैव, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग प्रीफर करते हैं ओवर दी पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपको पता है कि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसका रीजन पूछ रहा है क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो यहाँ पे मेजोरिटी में जो चार्ज होगा वो मेजोरिटी में क्या होगा ना, मेजोरिटी में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो यहाँ पे जो मेजोरिटी में होगा क्या, यहाँ पे मेजोरिटी में होल्स होगा, है ना। ये तो आपको नोन चीज है कि हाँ, यहाँ पे एनपीएन में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड पीएनपी मेजोरिटी में होल्स होता है। बट आपको एक और बात पता है, जब मैंने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी किया था तो वहां पे मैंने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स होता है ना, मोबिलिटी ऑफ होल्स होता है। मैंने इसका प्रूफ, मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था पीएन जंक्शन डायोड वाला सेक्शन में, ठीक है ना। और ये कितना ग्रेटर होगा, वो अप्रॉक्स 2.5 टाइम्स होगा, है ना, 2.5 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू होल्स, ओके ना। मान लो सपोज कर लो कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो, मोबिलिटी ऑफ होल्स अगर मान लो कि अगर वो एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि अगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ठीक है ना, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स अगर 2 है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो 5 हो जाएगा, है ना। मैं एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ, 2.5 टाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू होल्स, और अगर जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है उसका करंट ज्यादा, है ना, पता है ना आपको, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है उसका करंट ज्यादा। तो सारा मतलब ये करंट का खेला है यहाँ पर, जितना भी है हम लोग क्या कर, हम लोग मेन करंट का जनरेशन करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मुझे मिले, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग क्या करते हैं कि आई करंट होता है, मतलब इनपुट करंट होता है, एंड आईसी हम लोग हमारा आउटपुट करंट होता है, मतलब हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम आईसी करंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एनपीएन को हम लोग प्रीफर करेंगे, क्यों, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और मोबिलिटी ऑफ होल्स जो होता है वो लो होता है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दी मोबिलिटी ऑफ होल्स पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल मैंने रीजन दिया, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तो और बेहतरीन तरीके से मैंने दिया था कि जब एनपीएन और पीएनपी पढ़ा रहा था मैंने, तो वहां पर और बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका मैंने पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाया था। फिर वर्किंग प्रिंसिपल देखा कि देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कितना फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू होल्स, ओके ना। जब मैं बीजीटी पढ़ाया, फिर पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया, सारा वीडियो हमारे दूसरे से लिंक है ना। आपको जब स्टार्ट करो तो आप बेसिक से स्टार्ट किया करो, सबसे पहला वीडियो स्टार्ट किया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सारा वीडियो हमारा लिंक्ड रहेगा, तो उससे क्या होता है ना कि आपको कॉन्सेप्ट एक क्लियर होते चलता है, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। बोला पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लो, बताओ कि उसमें अरेंजमेंट क्या होगा। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, इसमें बताना आपको अरेंजमेंट क्या होगा ना, इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो ये हमारा पी रहेगा, है ना, ये हमारा एन रहेगा, देन हमारा ये पी रहेगा। आपको पता है पी रीजन जो इमिटर रीजन है ना, इसको इमिटर रीजन कहते हैं, ये हमारा बेस रीजन हो गया, एंड देन ये हमारा कलेक्टर रीजन होगा, ठीक है। आप ये शुरू से नोन हो ना, इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब ये जो इमिटर रीजन होता है वो हाईली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर रीजन होता है वो मॉडरेट डोप्ड होता है, ठीक है ना। और सिमिलरली बेस रीजन जो हमारा होता है ना, वो हमारा लो डोपिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा अरेंजमेंट बताना कि पी टाइप जो होता है वो बेस होता है, पी टाइप क्या बेस होगा। तो यहाँ पर तो बेस जो हमारा एन टाइप है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते पी टाइप जो हमारा इमीटर है, तो ये सही, पी टाइप हमारा इमीटर हो गया। एन टाइप हमारा बेस है, सही है, ठीक है ना। फिर पी टाइप हमारा कलेक्टर है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा 2 रहेगा। तो मैं देखो अरेंजमेंट पूछ रहा, क्वेश्चन कितने ईजी से पूछता है, ईजी वे में पूछेगा, और आप इसी जगह पे ट्रैप होते, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन जहां पे क्वेश्चन ट्रैप करेगा ना, वहां पे आपको उसको वहां से आपको निकलना सीखना है, और क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरीके से कर रहा है वो आपको सीखना है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ला रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं कि मैं आपका एमसीक्यूज का सीरीज लाया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिखाना चाहूँ कि देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरीके से होता है, क्वेश्चन जो बनाया जाता है ना किस तरीके से फ्रेम करके बनाया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि देखो ये एक्सपीरियंस है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बाकी जब इसका एमसीक्यूज लगाऊंगा ना, तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा उस टाइम पे। जब इसका एमसीक्यूज स्टार्ट करूंगा ना, तो क्वेश्चन तो फटफट लगेगा, सेकंड में आंसर मानना जाएगा वहां पर, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ देखना क्वेश्चन, आंसर मानना है, टिक करना, इतना एक्सप्लेन नहीं करना वहां पे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कब करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सिंपली टिक करना है, ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। हो रहा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, सेम क्वेश्चन है, पिछला तरह रिपीट हो रहा है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर बताओ एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो एनपीएन में मेजोरिटी में क्या रहेगा, मेजोरिटी में हर हाल में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में रहेगा तो चार्ज कैरियर भी अपना यही ना होगा, ये चार्ज कैरियर भी अपना यही होगा। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो 1 होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं बार बार इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्रॉब्लम होगा फिर, जो जिनको पता है उनके लिए फिर बोरिंग हो जाएगा
जाएगा ये वीडियो, इसलिए मैं सभी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको जो नहीं जानते हैं उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी जो जानते हैं उसके लिए तो बेटर है ही है, जो नहीं जान रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। बाकी अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो एक बार वीडियो सेक्शन देख लो, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आई बटन पे वहां से चेक करो जाकर प्लेलिस्ट, ठीक है ना। तो सारे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो पूरा गामा इज द रेशियो ऑफ गामा, जो अपना होता है ना, आपको पता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, देन एक गामा होता है। अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस के लिए होता है, और बीटा जो होता है ये बीटा अपना, ठीक है ना, कॉमन इमिटर के लिए होगा, एंड ये कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन होता है। सारा मैं कुछ कंक्लूड कर दिया हूँ। कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन इमिटर क्या होता है, कॉमन कलेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। इसमें कॉमन क्या होता है, मैंने कंपेरिजन टेबल बनाया था, है ना, याद होगा कंपेरिजन टेबल। लास्ट वीडियो जो हमारा था वो कंपेरिजन टेबल पे बेस्ड था, ठीक है, जिसमें इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, उसकी फेज शिफ्ट क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सारा कुछ मैंने इस टॉपिक को मैं डील किया था इसमें सारे कन्फिग्रेशन में, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गामा इज द रेशियो ऑफ, गामा जो है किसका रेशियो है। सिंपली आपको पता है गामा क्या होता है, नॉर्मली करंट गेन होता है, किसका करंट गेन होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट गेन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का एक्सप्लेन करूं आपको, गामा जो होता है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं एक बना रहा हूं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बना रहा हूं, कॉमन कलेक्टर बीजेटी बना रहा हूं, ठीक है ना, कॉमन कलेक्टर बीजेटी। तो ये अपने एक बीजेटी बना रहा हूं कॉमन कलेक्टर। इस तरीके से मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, इसलिए इसको एग्जैक्ट नहीं समझना, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अपना इमिटर रीजन है, एंड यहाँ से अपना मान लो ये अपना हो गया बेस रीजन, ओके, ये अपना आई बी हो गया, एंड ये जैसे आई ई हो गया, है ना, आई एंड ये अपना आई सी हो गया, ओके ना। एंड ये हमारा इनपुट पोर्शन होता है, देन ये हमारा ये आउटपुट पोर्शन होता है, ठीक है। तो हमारा जो करंट गेन का फॉर्मूला होना चाहिए, करंट गेन इज इक्वल टू, अगर मैं सिंपली लिखूं करंट गेन को हम लोग ए आई से डिनोट करते हैं ना, ए आई। ए आई जो होता है करंट गेन इज इक्वल टू होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, है ना, इनपुट करंट। आउटपुट अपन इनपुट होता है, आपको शुरू से आप नो आपको पता है। तो अगर आउटपुट अपन इनपुट होगा तो आउटपुट में देखो हमारा करंट जो है वो आई ई है ना। तो आई ई होगी, एंड अपन इनपुट करंट हमारा क्या आई बी है, तो आई बी हमारा इनपुट करंट हो गया है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप सिंपली माइंड में एक फिगर बनाओ कि कॉमन कलेक्टर है ना, तो कॉमन कलेक्टर मतलब कलेक्टर तो कॉमन रहेगा, बेस से हम लोग इनपुट देंगे एंड आउटपुट लेंगे हम लोग इमीटर से, ओके ना। तो आउटपुट अपन इनपुट होना चाहिए, मतलब इमीटर अपन बेस होना चाहिए, मतलब आई ई अपन आई बी। तो इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन कर लो, माइंड में फिगर पुट कर लो, ठीक है ना, कि किस तरीके से फ्रेमिंग हो रहा है, क्वेश्चंस को फ्रेमिंग किस तरीके से किया जाता है। अब अगर सपोज पूछ जाए कॉमन बेस का बताओ, तो कॉमन बेस, बेस मतलब कॉमन रहेगा तो आउटपुट में इमीटर रहेगा, है ना, कॉमन बेस, आउटपुट में अपना क्या रहेगा इमीटर, इधर अपना क्या रहेगा कलेक्टर रहेगा। तो इस तरीके से आपको फ्रेमिंग करना रहता है, ठीक है ना, सिंपली आपको फ्रेमिंग करना आना चाहिए। फिर अगर पूछ देगा कॉमन, अपना कॉमन इमीटर होगा, कॉमन बेस का पूछ देगा, कॉमन इमीटर का पूछेगा, तो आपको बस फ्रेमिंग करो, माइंड में फिगर बनाओ और उसका माइंड में ये सोचो कि कहाँ, अच्छा इनपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा। तो करंट गेन इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट होता है, मतलब आउटपुट में जो वैल्यू रहेगा करंट का वो लिखो, एंड इनपुट में जो वैल्यू रहेगा करंट का वो लिखो, दैट्स कॉल्ड करंट गेन, ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग करंट गेन का कैलकुलेशन करते हैं, ओके। एक ये बताया था, तो ये जो करंट गेन कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं गामा, है ना, इस चीज को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं करंट गेन को। आप एक रिलेशन मैंने बताया था, गामा इज इक्वल टू, एक रिलेशन मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा उस चीज को रिकॉल करो कि गामा इज इक्वल टू जो होता है वो बीटा प्लस वन होता है ना। बीटा, बीटा क्या होता है, ये बीटा जो होता है कॉमन इमीटर का करंट गेन है, ओके ना, बीटा इज इक्वल टू। अब अगर एक अल्फा के एक मैंने एक रिलेशन बताया था बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू मैंने एक रिलेशन बताया था कि अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा होता है। अब अल्फा क्या होता है, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो सारा कुछ रिलेशन मैं बता दिया हूँ पहले, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सिंपली यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझो किस तरीके से सारा कुछ क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाता है, ठीक है ना। और इसको कॉमन कलेक्टर को कहाँ पर यूज करते हैं, आपको मैं बताया था कॉमन कलेक्टर को जो यूज करते हैं वो इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं ना। इंपेडेंस, इंपेडेंस मैचिंग के लिए हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है, इंपेडेंस मैचिंग, ओके ना, इंपेडेंस मैचिंग है ये, देख लेना स्प्लिंग वगैरह, मैं रफली से लिख रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझिए, सारा क्वेश्चन बनाया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन द ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर ले लो चाहे वो एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो, तो उसमें जो डिप्लेशन लेयर होता है ना वो बताओ कितना होता है। तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप किसी बंदे को अगर डिप्लेशन लेयर का फॉर्मूला नहीं पता होगा या फिर थ्योरी नहीं पता होगा डिप्लेशन लेयर का, तो वो क्या बताएगा डिप्लेशन लेयर होता क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिप्लेशन लेयर कहाँ पे होता है, देन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक मान लो सपोज मैंने सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं वैसे एग्जांपल, मैं सिंपली एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हमारा अगर एनपीएन रहेगा, एन पी एंड एन, ठीक है ना। तो ये अपना कौन सा रीजन कहलाता है, ये हमारा एमिटर रीजन है, देन हमारा ये बेस रीजन, देन हमारा ये कलेक्टर रीजन, आपको पता है। तो अगर मैं इस चीज को मैंने
किस तरीके से फॉर्मेशन किया, सबसे पहले मैंने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेता हूँ, ठीक है ना, उसमें क्या करता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करता हूँ, जिसमें क्या कैसे कैसे करूंगा, फर्स्ट इन पे मैं इन साइड का जिसमें हाईली डोप करूंगा, है ना, फिर सेकंड वाले इन पे मैं क्या करूंगा, मॉडरेट डोपिंग करूंगा, फिर मैं जो बीच वाले सेक्शन में है ना वहां पे मैं पी टैप से यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से डोपिंग करूंगा, जहां पे हमारा डोपिंग रहेगा वो लो रहेगा। तो हम लोग डोपिंग का फॉर्मेशन मान लो हमको अगर मैं ये हमारा इसे मुझे अगर बीजेटी बनाना होगा, और अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सपोज करो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको बीजेटी बनाना है, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा कि एक साइड में क्या करूंगा कि डोनर इम्प्योरिटी का डोपिंग करूंगा जो वेरी हाई डोप्ड रहेगा, फिर एक साइड में क्या जो यहाँ पे अपना इमिटर रीजन बनाएगा, इधर वाले साइड में क्या करूंगा कि मतलब मैं डोपिंग करूंगा इन साइड इन टैप बनाने के लिए डोनर इम्प्योरिटी का डोपिंग करूंगा, बट इसको मॉडरेट डोपिंग करूंगा, ठीक है ना, जो हमारा कलेक्टर रीजन का फॉर्मेशन करेगा। एंड बीच में एक डोपिंग कराऊंगा जो हमारा पी रीजन बनाएगा, पी साइड बनाएगा, पी टैप सेमीकंडक्टर बनाएगा, एंड इसको मैं लो डोपिंग करूंगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा बीजेटी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको अगर मैं इसको 300 केल्विन पे रखूंगा, अगर मान लो इस चीज को इस बीजेटी को अगर मैं 300 केल्विन पे रखूंगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको याद होगा वो सारा कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है ना। डिफ्यूजन मींस यहाँ पे मेजोरिटी में क्या रहेगा, मेजोरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मेजोरिटी में यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोपिंग मैंने हाई किया है ना, डोपिंग हाई करने से मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पे पी साइड है मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी में होल्स रहेगा, सॉरी मेजोरिटी में होल्स रहेगा एंड माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। डोपिंग मैंने लो किया, बट है तो ये पी साइड ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, यहाँ मेजोरिटी में तो होल्स ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर एन टाइप है तो यहाँ पे हर में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा जो मेजोरिटी में रहेगा, है ना। अब सारा मैं बॉन्ड डायग्राम वगैरह नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, वरना फिर प्रॉब्लम हो, ओके ना। अब क्या करेगा कि यहाँ पे देखा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसे क्रिएट मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, मैंने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो मेजोरिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, पता है आपको मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट होता क्या कि थर्मली जनरेटेड एक कहीं ना कहीं होल्स भी आ जाता है। जब मैं सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो एक ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा कि एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है टूट कर वो चला गया होगा कंडक्शन बैंड में ना, मूव करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला गया होगा, तो वहां पर एक होल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो वो जो होल्स रहेगा उसको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं ना, ये माइनॉरिटी चार्ज के लिए यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली इस पी साइड वाले में यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, आपको पता है क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे माइनॉरिटी में होल्स रहेगा, है ना, आपको पता है सारा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ। अब क्या करेगा, देखो यहाँ पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इससे मिल गया हमें, मतलब कि डिफ्यूज करने का इसको रास्ता मिल गया। तो क्या करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में जाकर डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इधर से जो होल्स रहेगा वो इधर डिफ्यूज करेगा एंड इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स वो इधर डिफ्यूज करेगा ना, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक समय ऐसा आया कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, इधर वाला होल्स इधर जाएगा, जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ था ना वहां पे आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा दो होल इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करके। अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनता है वो सारा मैं नहीं बनाऊंगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है बनाने में, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कि इस साइड में जो अपना एन टैप है ना, तो इधर अपना क्या हो जाएगा, ये क्या करता है एन टैप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, मतलब अपना आपने पॉजिटिव आयंस बन रहा है, तो ये अपना पूरा पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेगा, होल्स इधर से इधर मूव करेगा, ओके ना। तो यहाँ भी एक डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन होगा एंड सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाए, है ना। इस तरीके से डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये जो डिप्लेशन रीजन होता है वो दो होता है, जिसको हम लोग एक इमीटर रिजेक्शन कहते हैं, एक जेई हो गया एंड एक जेसी हो गया, कलेक्टर जंक्शन, है ना। इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, ओके ना। या फिर ऐसा कर दे रहा हूँ मैं इसको ना डील कर दे रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन पे इसको डील कर दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं आगे देखता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करा मैंने, क्या बना रहा मैं एक बार फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, वरना आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एक बार समझ लो, थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ मैं फिर से। क्या कि हमारा एक बीजेटी बना है, ठीक है ना। बीजेटी बनाने के बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक बेस रीजन बना रहा हूँ, मैं ना फिर से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए अब कुछ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करा रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट, ओके ना। तो अब जरा सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, ओके। तो ये जो मैं बना रहा था, आपको ऐसा ना फिर डाउट आ जाए, तो पहले समझ लो क्या होता है, ओके ना। चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये मुझे मैं सपोज मैं इन टाइप इन पी एन का बात करूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ इन पी एंड एन, है ना। इन पी एन ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारा डोपिंग रहेगा वेरी हाई डोप रहेगा, ये हमारा मॉडरेट रहेगा एंड देन हमारा ये लो डोपिंग रहेगा, ठीक है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। इमिटर रीजन जो होता है वो मॉडरेट रहता है, बेस रीजन सबसे लो होता है, मतलब एरिया का मैं बात करूंगा तो, एंड जो हमारा कलेक्टर रीजन होता है वो सबसे हाई रहता है, नहीं मतलब सबसे ज्यादा एरिया रहता है, ठीक है। ये इतना आपको पता है।
मुझे क्या करना है, मुझे एक बीजेटी बनाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डोनर इम्प्योरिटी का डोपिंग करना, ताकि मैं इन टैप को मतलब अचीव कर सकूं। यहाँ पे मुझे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का डोप करना है, डेट्स कॉल मैं अचीव कर सकूं पी टैप को। एंड मुझे यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी का डोपिंग करना पड़ेगा, डेट्स कॉल मैं अचीव कर सकूं अपने एन टैप सेमीकंडक्टर को, ठीक है ना। तो सारा जो ये प्रोसेस है ना, मैं पी इंजेक्शन डायोड से रिलेट करते बीजेटी पे ला रहा हूँ, बीजेटी से मैं यहाँ पे आपको लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बहुत एक लंबा प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मुझे सपोज कर लो कि मैंने ना सिलिकॉन का एक एटम लिया, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, एक बेसिक से फिर से वर्किंग प्रिंसिपल समझाते रहा हूँ। तो सर जिनको समझ में आता है वो स्किप कर लेना, ठीक है, जिनको पता है उसको स्किप कर लेना। बाकी जो अगर नहीं समझो, नए आए वीडियो पे, तो आप एक बार समझ लो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे जाकर। अगर आपने वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सारा इसी का खेला है। आप चाहे वो बीजेटी पढ़ लो, पी इंजेक्शन डायोड पढ़ लो, फेट पढ़ लो, मॉसफेट पढ़ लो, इनहांसमेंट, डिप्लेशन, कोई भी पढ़ लो, ठीक है ना। अगर बीजेटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर पी इंजेक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन का पता नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, ड्रिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे डिप्रेशन ईयर का फॉर्मेशन हो रहा है, डिप्रेशन ईयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन, उसका फोर्स क्या होता है, उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैं दिया हूँ, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं सिर्फ एक पी टाइप सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनता है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से बनता है ना। तो मैं बीच में एक पेंटावलेंट इम्प्योरिटी नॉर्मली एक ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मैं फास्फोरस से ले रहा हूँ। इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना दिए। फिर ले लो सिलिकन, जिसका ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सिमिलरली यहाँ पर भी सिलिकन ले लो, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है ना। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनको नहीं पता है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और ये चाहता है कि मैं हर हाल में, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट जो चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, मैं अपने आप में स्टेबल फील करूं, ठीक है ना। कोई भी बंदा चाहता है कि मान लो सपोज कर लो कि आपको ना नौकरी लगे, आप किसके लिए तैयारी करो, आप नौकरी के लिए तैयारी करो। तो अगर आपको नौकरी लग जाता है, आपको अगर जॉब हो जाता है, तो आप स्टेबल हो जाओगे, आप नॉर्मली हो जाओगे, अपने स्टेबल जोन में चले जाओगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी जो सिलिकन है ना, ये जो अपना सिलिकन है, ये सिलिकन कह लो, जो कोई भी एटम्स कह लो, ठीक है ना, वो अपने एटम्स चाहता है कि मैं ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ताकि मैं स्टेबिलिटी अपना स्टेबल में अचीव कर स्टेबिलिटी अचीव कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे मैंने इसमें डोपिंग किया, बीच में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी का डोपिंग किया, तो नियरेस्ट एटम से इसने क्या किया कि एक तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे और भी बहुत सारे एटम्स होंगे, ये भी अपना अगल बगल नेबरिंग आइटम से अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नेबरिंग आइटम से ये बॉन्ड बना लेता है। एंड सभी के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन के पास 8 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, इस तरीके से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। बट ये फास्फोरस होगा ना, कि इसके पास अभी भी ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स था, ये चाह रहा था कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, है ना, यही चाह रहा था, एंड बॉन्ड बना के शेयरिंग करके अपना स्टेबल हो जाए। बट यहाँ पे अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट करूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये अभी भी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में है, वैलेंस शेल में है ना, वैलेंस ऑर्बिट में अभी भी है, वो अभी भी लूज इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं किया, क्योंकि क्योंकि मैं इसको 0 केल्विन पे बात कर रहा हूँ, मैं इसको 0 केल्विन पे बात कर रहा हूँ। 0 केल्विन पे ऐसा हुआ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही यहाँ पे होल्स है ना। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, 0 केल्विन पे n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेमीकंडक्टर जो होता है, वो एट 0 केल्विन इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है। फिर अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे इंसुलेटर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, फिर इसको इंसुलेटर कैसे कहेंगे। तो आप कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो, या फिर ये इंसुलेटर ले लो, या सेमीकंडक्टर ले लो, ये तो जो होते हैं ना, इसको अगर मैं 0 केल्विन पे रखूं, तो ये अपने आप में इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है ना। अब मैं जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इसका जो अपना रेजिस्टिविटी है ना, वो डाउन करेगा, एंड कंडक्टिविटी मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वो अलग प्रोसेस है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। तो क्या होगा कि मैं इसको ना 0 केल्विन पे रखा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँ कि मैं इसको 300 केल्विन पे रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा रखने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटेगा। अब कैसे बॉन्ड टूटता है उतना हमको एक्सप्लेन नहीं करना। बट यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स था ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स था, ये अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करेगा, अपने एरिया को छोड़कर बाहर निकल के इंटरएटॉमिक स्पेस में आ जाएगा। मान लो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आई है, मैं इसको और हाईलाइट कर रहा हूँ, इस तरीके से हाईलाइट, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाहर निकल के इंटरएटॉमिक स्पेस में आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इसको एनर्जी दी है, एनर्जी देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बाहर निकल जाता है, ठीक है।
अभी प्रोसेस कैसे होता है वो सब सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना, उतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ये एटम्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स था, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया जिसको इंटर एटॉमिक स्पेस में दिया। ये सब कहाँ पे बात हो रही है, यहाँ एक ब्लॉक में बात हो रहा है ना। ये हमारा एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे 5 एटम का स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे वहां पे हजारों लाखों एटम्स होंगे, मैं उतना का स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 एटम का स्टडी कर रहा हूँ। वहां पे देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पर एक इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है 300 केल्विन, है ना। एक इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है 300 केल्विन। उस तरीके से जितना भी मैं इम्प्योरिटी डालूंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा एट 300 केल्विन। तो अब मान लो सपोज कर लो मैं अगर फास्फोरस हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पर मैं अगर फास्फोरस हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो हमारे ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके ना। तो इस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर मैं एक्सेप्ट करता तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके ना। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक आयंस का फॉर्मेशन कर लेता है, एक आयंस बन जाता है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ, तो इसी चीज को मैं इस चीज को है ना, इस वाले पूरा ब्लॉक को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक में शो करूंगा, इस अलग कलर ले लो, 1 मिनट, एक कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन, ये कलर ले लो, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे ना एक बना, ये अपने एन टाइप है ना, तो एन टाइप में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर हाल में अपना जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन से रहेगा, सॉरी अपना पॉजिटिव आयंस रहेंगे। तो मैं पॉजिटिव आयंस बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयंस है, ओके, पॉजिटिव आयंस सारा है। तो इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ पॉजिटिव, मैं रफली बना रहा हूँ फिगर, ठीक है, ताकि आप समझो ये सारा पॉजिटिव आयंस है। अब देखो आयंस का फॉर्मेशन हुआ, अगर मैं इसको 300 केल्विन की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स को बना दो, ये सारा जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इंटर एटॉमिक स्पेस में। मैं आपको एक्चुअल फिगर दिखाना चाह रहा हूँ कि डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको वो फिगर दिखाना चाह रहा हूँ। सिमिलरली इसी को कॉपी कर लो, ये कॉपी तो नहीं हो रहा, एक मिनट रहने दो, एक मिनट रुक जाना, तो इसको थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको वेट कर लो, मैं इसको कॉपी करके एक जगह पेस्ट करना, मुझे यहाँ पर पेस्ट करना, ठीक है। इस तरीके से, ओके ना। तो ये हो गया। अब ये हमारा सिमिलरली, क्योंकि इधर भी एन टैप था, इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब इधर में जो रहेगा ये अपना होल्स रहेगा, है ना, इधर अपना होल्स है। तो ये जो अपना आयंस रहेंगे, इधर भी आयंस बना लो, इस तरीके से आयंस बना लो। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो सिमिलरली ये क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो ये अपना नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा, नहीं सारा नेगेटिव रहेगा, ओके, सारा नेगेटिव रहेगा। एंड ये होल्स का डोनेट डोनेट करेगा ना, होल्स को डोनेट करता है ये, ठीक है। अब देखो डिप्रेशन ईयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ पे मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इधर मेजोरिटी में होल्स है, बट ये भी माइनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इधर माइनॉरिटी में अभी भी यहाँ पे होल्स है माइनॉरिटी में, ओके ना। इधर का मैं बात करूँ तो इधर माइनॉरिटी में क्या, इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी होल्स है ना, यहाँ पे भी माइनॉरिटी में होल्स है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इधर मेजोरिटी में होल्स है। अब माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, इधर मेजोरिटी माइनॉरिटी में होल्स है, तो क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्यूजन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैं इसको 300 केल्विन पे रखा हूँ, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हो सकता है इन केस ऐसा है कि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इधर जाएगा, इन हो सकता है इसे जाके रिकम्बाइन कर ले। सिमिलरली ये भी जाके इससे रिकम्बाइन कर ले, है ना। सिमिलरली ये भी जा रहा था, जाके इससे रिकम्बाइन करेंगे, है ना। अपने को पता है कि होल्स मूव नहीं करता, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बट यहाँ पे होल्स मूव की तरह दिखता है, कैसे मूव की तरह दिखता है वो सारा दिखाऊंगा नहीं, मैं बाबा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर मिला, ये दोनों अपने आप को लूज कर दिया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर मिलते हैं अपने आप को लूज कर देते हैं, तो सारा को यहाँ पे से लूज कर लूँ। एंड यहाँ पे एक ये बैरियर का फॉर्मेशन होगा, इसको हटाने दो पहले, ओके। इस सारी चीज को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ताकि आपको मैं एक विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ कि देखो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ओनली यहाँ पे जो बचा वहां पे सिर्फ नेगेटिव आयंस ही बचे, है ना। सिर्फ देखो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव आयंस का बचा, ओके। एंड इधर जो बचा इधर पॉजिटिव आयंस बचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ। मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्रश ले रहा हूँ, है ना। एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक तरह का हाईलाइटर ले रहा हूँ, हाईलाइटर, ठीक है ना। एक हाईलाइटर ले रहा हूँ, येलो कलर का ही ले लो हाईलाइटर, ओके। ये देखो एक डिप्लेशन लेयर ये बना, ये अपना डिप्रेशन लेयर हो गया, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ, सारा डिप्रेशन लेयर है, ओके। ये अपना डिप्रेशन लेयर हो गया। एंड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये जो है ना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें एक साइड पॉजिटिव एंड एक साइड नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। तो इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं इमीटर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम लग रहा है, मैं इस वाली वीडियो को 1.5 घंटा में बताया था। अब उसको मैं आप सोचो को 10 मिनट में समझा दूं तो कैसे समझा पाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। सिमिलरली प्रोसेस यहाँ पे वही सेम प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेगा, होल्स इधर मूव करेगा, रिकम्बाइन करेगा, खत्म होगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी यहाँ पे भी एक डिप्रेशन रीजन का फॉर्मेशन होगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इन चीज को यहाँ पे से हटा ही दे रहा हूँ, है ना। इस चीज को मैं यहाँ पे से हटा दे रहा हूँ सारा कंप्लीट करके, एंड यहाँ पे डिप्रेशन रीजन का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस सबको हटाओ,
ये वाला चीज को जितना भी यहाँ पे होल्स है, होल्स को हटा दो एंड वहां से डिप्रेशन रीजन का फॉर्मेशन कर लो, ठीक है। तो ये अपना हो गया, इसको हटाओ, ये परफेक्ट। एंड यहाँ पे एक डिप्रेशन रीजन बनेगा, एक ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली इधर से एक रहेगा, ओके, इस तरीके से। एंड इसका मैं कलर अलग रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले कलर में रख दे रहा हूँ, ये वाला कलर। एक डिप्रेशन रीजन अपना ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ, है ना, ये वाला है। इतना डिप्रेशन रीजन अपना हो गया, ठीक है, ये अपना डिप्रेशन रीजन इतना है, ठीक है। बट अभी भी बीच में जो स्पेस बचा है ना, मैं इसको अलग से रेड कलर से है, यहाँ पर रेड कलर, ये कलर है ना, ये कलर मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जो कलर है ना, अभी भी इतना रीजन बचा हुआ जहाँ पे अपने पास अभी भी होल्स है ना, अभी भी इस वाले रीजन में होल्स है। तो सारा हम लोग जब बाइसिंग वगैरह करेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बाइसिंग वगैरह पर नहीं जा रहा हूँ। इस तरीके से डिप्रेशन रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो एक इमीटर जंक्शन हो गया, देन एक कलेक्टर जंक्शन होता है ना। एक अपना क्या होगा, कलेक्टर जंक्शन, ये वाला जो जंक्शन बना दैट्स कॉल्ड कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। ये दो तरीके का डिप्रेशन रीजन बनता है, वो डिप्रेशन रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज होगा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज हो गया। इस तरीके से इसको मैं सोल्यूशन करता हूँ। इसमें जो नंबर ऑफ डिप्रेशन लेयर जो होता है वो 2 होता है ना, नंबर ऑफ डिप्रेशन लेयर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना रहता है दोस्त। तो आप देखो एक कॉन्सेप्ट को समझाने में कितना टाइम लगता है, वीडियो कितना लंबा हो जाता है। तो आप प्लीज आप हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार वीडियो को देखो, अच्छे से समझो उस वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पूरा सारा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज को समझाने में कितना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाकर लाना पड़ा आपको, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बोल रहा है बीजेटी इज अ, बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूं करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इससे पिछला क्वेश्चन में थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बेस जो अपना बेस है ना, एक इसी में समझ लो थोड़ा सा, इसी में समझ लो, समझा दे रहा हूँ, ओके ना। हाँ, जो अपना बीजेटी होता है ना, वो बीजेटी अपना क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। करंट कंट्रोल डिवाइस इसलिए कहते हैं, जैसे अपना ये इमीटर रीजन है ना, ये अपना बेस रीजन है, ये अपना कलेक्टर रीजन है। अब दोनों सबका टर्मिनल निकालो, अगर सबका टर्मिनल निकालोगे तो ये अपना इमीटर का टर्मिनल हो गया, ओके ना। सिमिलरली अपना बेस का टर्मिनल हो गया, सिमिलरली अपना ये कलेक्टर का टर्मिनल हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ये अपने यहाँ से अपना जो करंट जाएगा, यहाँ से जो अपना करंट जा रहा है वो आई ई है ना, ये अपना आई है, आई सी है ये, एंड देन अपना आई बी है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस वाला जो आईबी है ना, बेस रीजन के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं करंट को आईई को आईसी की तरफ मूव करने में। मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मान लो मैं एनपीएन की बात करूँ तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो यहाँ से यहाँ मान लो 90 पहुंचा, मतलब 10 यहाँ ना कहीं रिकम्बाइंड किया, रिकम्बाइंड करके यहाँ इधर आ गया, ओके। ये रिकम्बिनेशन हुआ ना, तो ये बेस में रिकम्बिनेशन हुआ। अब मैं बेस को और बढ़ा दूं, मैं और सप्लाई कर दूं इसको, होल्स को और सप्लाई करूंगा। मान लो सपोज यहाँ पे 100 आ रहा था, मैं इसमें 20 होल्स को सप्लाई कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचेगा ना, मतलब करंट का कंडक्शन लो होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेस से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं करंट को, दैट्स कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। अब अगर मैं फेट में चलेंगे ना, फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वहां पे समझेंगे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं उसको, तो मैं उसको वहां पर समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको क्यों कहते हैं, क्यों करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग बेस वाले से हम लोग कंट्रोल करते हैं एमीटर को कलेक्टर रीजन में जाने के लिए। जैसे आप सपोज आप नल देखा, आपने टैप देखा है, टैप नल का तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, ये मान लो एक तरह का यहाँ पे घुंडी होता है जो घुमाने वाला होता है, यानी यहाँ पे नल में लगा होता है ना, इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से ये नल होता है ना, याद होगा आपको, इस तरीके से बचपन आपने कभी देखा ही होगा ये नल। तो ये टैप होता है ना, इसको अगर मूव करते हो, उसको ओपन करोगे है ना, तो अपना पानी फ्लो करेगा। जैसे बंद करोगे तो पानी, या आप जैसे चाहोगे उस तरीके से घुमा सकते हो, धीमा तो धीमा कर सकते हो, तेज तो तेज कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड बेस, है ना, ये अपना बेस हो गया। अब बाकी जो यहाँ से मान लो यहाँ से पानी जा रहा है, दैट्स कॉल्ड इमीटर, ये आई हो गया। यहाँ पर जो एक्सेप्ट कर, दैट्स कॉल्ड आईसी, है ना। इस तरीके से समझो, नल के थ्रू समझो, जो टैप होता है नल, अपने आपने देखा ही होगा घर में नल, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। दैट्स कॉल्ड हम लोग करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं इस चीज को, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, फोर रिलेशन आर गिवन बिलो, ओके ना, 4 रिलेशन दे रखा है गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रिगार्डिंग द ट्रांजिस्टर। एक आइडेंटिफाई करना है रिलेशन को कि रिगार्डिंग द ट्रांजिस्टर क्या होता है रिलेशन। तो यहाँ पे देखो आई सी आई ई आई बी दे रखा है। मैं आपको एक बेसिक इक्वेशन बताया था कि आप अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लो या पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लो, हर एक के लिए एक इक्वेशन होता है, करंट इक्वेशन होता है। वो करंट इक्वेशन जो होता है, वो जो होता है, वो आई इमीटर करंट जो होता है वो आई सी प्लस आई बी के इक्वल होता है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, आई सी प्लस आई बी के इक्वल होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ, ओके ना।
ये सारा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है, बट यहाँ पे आप अगर रिलेशन देखोगे तो ऐसा रिलेशन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना, ऐसा रिलेशन कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट याद होगा मैं जो दिया था कि आई सी जो होता है ना, वो होता है वो बीटा टाइम्स ऑफ आई बी होता है ना, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी होता है। इसलिए तो हम लोग यहाँ से बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ये बीटा का वैल्यू होता था आई सी अपॉन आई बी होता था, याद करो, करंट गेन इन कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। तो याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। तो चलो इस पे नहीं जाओ, हटाओ, छोड़ो, इस कॉन्सेप्ट को लिखो। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो आई ई हो रहा है ना, आई ई वो हर हाल में ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू कलेक्टर, एज कम्पेयर टू बेस। अब समझो, मैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझा दे रहा हूँ। ये फॉर्मुलेशन वगैरह छोड़, हटाओ फॉर्मुलेशन वगैरह को, मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दे रहा हूँ आपको। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, तो आप ये फॉर्मुला से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ लोगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये देखो, ये अपना है इमीटर रीजन। ओके, ये अपना है बेस रीजन, ये अपना है कलेक्टर रीजन। कॉन्सेप्ट समझ लेना दोस्त, वरना कहीं नहीं समझ में आएगा। इमीटर रीजन, यहाँ से इमीटर करंट जा रहा है, ओके ना, यहाँ से अपना कलेक्टर करंट आई सी आ रहा है, एंड इधर अपना हो गया आई बी। ओके ना, आई बी करंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे से 100 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ। ओके, मूव कर रहा, बट 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिकम्बाइन कर गया, बट 90 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे आया। अब आप समझो, यहाँ पर से 100 इलेक्ट्रॉन्स था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आई जो होगा, करंट जो होगा, वो आई ई जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं बात करूँ आई बी की बात करूँ, तो आई बी लो होगा, सबसे लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आई सी होगा, उसके बाद फिर देन अपना आई बी होगा। तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि आई जो होगा, आई ई जो होगा, इमीटर करंट जो होगा, वो मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट, एज कम्पेयर टू होल, सॉरी, बेस करंट, है ना। तो इस तरीके से कंक्लूड भी कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मैं को फॉर्मूला नहीं लगाया, आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से आंसर दे दिया। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ा ना, तो आपको कोई मतलब नहीं कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, आप कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप नॉर्मली आप डायरेक्टली हिट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा होगा वो 4 हो जाएगा। आई ई जो है वो ग्रेटर है आई सी के, आई सी जो ग्रेटर है वो आई बी के। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बोला मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू द बेस विल बी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्लो करता है बेस, है ना। ये आपको पता है। मान लो अगर मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, ओके ना, ये एरिया देख लेना, एरिया अलग है, ओके, बना दो, वरना फिर आप फिर कंफ्यूज करोगे मुझे, है ना। ये रहो, ओके। तो ये अपना इमीटर रीजन है, यानी अपना बेस रीजन है, देन ये अपना कलेक्टर रीजन है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो सपोज अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लो। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लो, तो पूरा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू द बेस विल बी, यहाँ पे से मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब बेस के थ्रू होते हुए कलेक्टर की तरफ जा रहा है। तो बेस रीजन में क्या हो रहा है, बेस रीजन में क्या फ्लो इनटू द कलेक्टर, वो कलेक्टर की तरफ फ्लो करवा दे रहा है, फ्लो आउट द बेस, बेस की तरफ मूव करवा दे रहा है, रिकम्बाइन विद द होल्स, बेस होल्स रिकम्बाइन विद द कलेक्टर होल्स। तो आप समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो इमीटर करंट है, बेस का सिंपली काम क्या है, मान लो सपोज आप जा रहे हो, मान लो आप यहाँ पे स्टैंड किए हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे बीच में बेस है, यहाँ पे कलेक्टर, आप जा रहे हो, बेस का इतना ही काम है कि आपको ढकेल के यहाँ कर देना, बस ये इतना ही काम बेस का है। ठीक है ना, बाकी जो उसके पास जो भी पावर रहेगा वो आपसे टानेगा, बाकी जो बच गया उसको जाके इधर ठेल देगा, इधर इधर कर देगा, टान देगा। ठीक है, तो बस इसका ये काम है, क्या करता है, फॉलो और दी बेस लीड, मीन बेस, सॉरी, बेसलेट से फ्लो करता है। ठीक है ना, इस तरीके से सारा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हो रहा है कि द फैक्ट दैट ओनली अ फ्यू होल्स आर इन द बेस रीजन मींस द बेस इज, अगर मान लो कि कोई बेस रीजन है ना, एक बेस रीजन बना लो। ओके, यहाँ पर फ्यू होल्स है, ये फ्यू होल्स है, ये अपना इमीटर जंक्शन हो गया, ये अपना बेस रीजन हो गया, एंड ये अपना कलेक्टर रीजन हो गया। ओके, बोल रहा है कि फ्यू होल्स है इन बेस रीजन में, अगर बेस रीजन में फ्यू होल्स है, तो बताओ कि उनमें से क्या होगा, है ना, उनमें से क्या होगा। तो ये सबसे आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, ये मॉडरेट डोप्ड होता है, एंड ये अपना जो होता है वो लैटरी डोप्ड होता है। अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो, है ना, अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो ये आपका होल्स है ना, पी रीजन तो होल्स रहेगा। तो होल्स मींस अब जो बेस रीजन में क्या रहेगा कि होल्स, फ्यू होल्स क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मैंने डोपिंग किया वो डोपिंग को लो किया है ना, लाटली डोप्ड किया है। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, लाटली डोप के कारण हमारा जो होल्स होता है वो फ्यू होल्स ही रहेगा, ताकि मैं जितना लाइटली डॉप करूंगा उतना रिकम्बिनेशन रेट कमेगा, एंड उतना हमारा आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, हमारा जो एम होता है इंक्रीज करना, करंट को इंक्रीज करना, ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को इंक्रीज कर सकूं, एंड मुझे एम्पलीफायर की तरह ट्रीट हो सके, वो एक बीजेटी। ठीक है, हमारा मकसद वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, 11 पे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि बीजेटी इज इन दी सैचुरेशन रीजन इफ, एक बीजेटी सैचुरेशन रीजन में कब जाएगा। तो याद करो वो कॉन्सेप्ट, मैंने एक 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन बताया था। एक होता था एक्टिव रीजन, एक होता था सैचुरेशन रीजन, एक होता था कट ऑफ रीजन, एंड देन एक होता था रिवर्स एक्टिव रीजन। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, और ये इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो कैसे याद करते हैं हम लोग, अगर आपको डाउट का कॉन्सेप्ट पता है तो याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोड्स ऑफ ऑपरेशन, है ना,
मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन कह लो, ऑपरेशन। ओके, एक इमीटर जंक्शन होता था, एक कलेक्टर जंक्शन होता था। आपको याद आओ इमीटर कलेक्टर जंक्शन। चलो इस चीज को ना मैं टेबल में बना दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको टेबल में बना दे रहा हूँ, तो ज्यादा बेटर होगा ताकि आप समझ सको, है ना। ये हो गया अंडे, इसको भी बना दो, ठीक है। चलो मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखो, सबसे पहला मैं इधर नहीं, मैं इधर कर लिख रहा हूँ। पहला इमीटर जंक्शन मान लो, दोनों जो होगा ना, एक फॉरवर्ड बायस होगा एंड एक कलेक्टर जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस होगा। आपको पता है अगर एक एक जो इमीटर जंक्शन होगा अगर वो फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर जंक्शन अगर रिवर्स बायस होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस वाले जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम लोग एक्टिव मोड में यूज करते हैं ना, एक्टिव मोड में होता है। एंड इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ओके, अब इसका जस्ट उल्टा ले लो, अगर मैं इसको रिवर्स बायस ले लूं एंड इसको अपना फॉरवर्ड बायस ले लूं, है ना, जस्ट उल्टा। देखो कॉन्सेप्ट दोनों किस तरीके से याद करते हैं। इसको मैं एक्टिव बायस में यूज कर रहा था, तो इसको मैं रिवर्स एक्टिव में यूज कर रहा हूँ, रिवर्स रिवर्स एक्टिव में। ओके ना, रिवर्स एक्टिव में हम लोग इसको यूज करेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं ना, इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। अब चलो दोनों को रखो फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो आपको पता है एक डायोड जो होता है, ये बीजेटी कब बना, डायोड से ही बना ना। तो एक डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में ऑन की तरह ट्रीट होता है। और आपको पता है सैचुरेशन का मतलब होता है ऑन एंड कट ऑफ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो अगर दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा अगर सपोज, तो ये जो हमारा अगर वो दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा तो हमारा वो सैचुरेशन रीजन करा जाएगा, ठीक है ना, सैचुरेशन करेगा, सैचुरेशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों रिवर्स रिवर्स होगा, दैट मीन्स हाँ डायोड जो अपना ऑफ हो गया, रिवर्स बायस होगा, आरबी होगा, ठीक है ना, आरबी। तो ये मतलब यहाँ पे हमारा डायोड जो होगा कट ऑफ की तरफ ट्रीट करेगा, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन हम लोग स्विच की तरह ट्रीट कराते हैं, ठीक है। ये हमारा स्विच रीजन में चलता है, स्विच में की तरफ मूव करेगा, जिससे हमारा सैचुरेशन ऑन हो जाएगा एंड कट ऑफ में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है। तब बोरा सैचुरेशन में क्या करते हैं, तो दोनों रीजन को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं। देखो दोनों रीजन जो बहुत रीजन फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालो, आपको इस टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ऑटोमेटिक आप आंसर को हिट कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बेजेटी इज हाई इज द। आपको पता है डोपिंग कंसंट्रेशन जो होता है, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो किस तरीके से, मुझे क्वेश्चन का लेवल देख देख के मतलब लगता है कि मतलब मैं जो पढ़ा हूँ चलो आपके लिए सही है, बेटर है। ये क्या है, ये इमीटर रीजन होता है ना, ये बेस रीजन होता है एंड ये कलेक्टर रीजन होता है। आपको पता है डोपिंग का क्या एरिया होता है, डोपिंग का आपको पता है क्राइटेरिया ना, मैं बताया हूँ कि इमीटर रीजन का डोपिंग हाई होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर एज कम्पेयर टू बेस। सिमिलरली अगर मैं एरिया की बात करूँ, ये तो दो तो क्राइटेरिया होता है एक बीजेटी बनाने के लिए, कलेक्टर रीजन का हाई होगा एज कम्पेयर टू इमीटर एज कम्पेयर टू बेस, है ना। तो बस इस तरह पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है किसका डोपिंग हाई होता है, तो इमीटर रीजन का डोपिंग अपना हाई होता है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द अर्ली इफेक्ट इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाय द। आपको पता है अर्ली इफेक्ट क्या होता है। आप अगर एक डायोड ले लो, एक डायोड ले लो, ठीक है ना, एक डायोड लिया मैंने एंड इसको बाइसिंग करो, एक प्रॉपर बाइसिंग सप्लाई करो, इसको बाइसिंग करोगे तो अगर मुझे क्या करता, मैंने इसको ये अपना सपोज एनपीएन लिया मैंने, सपोज कर लो सर पीएनपी से एग्जांपल मैंने आपको समझा था, मैंने आपको समझाया था पीएनपी से वर्किंग समझाया था ना, तो पीएनपी ले लो। ओके, एग्जांपल के तौर पर मैंने पीएनपी लिया। अब क्या करना है कि पी साइड है ना, तो इसको मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। क्यों, क्योंकि मुझे कोई भी इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में हमको ज्यादातर वर्क कराते हैं, क्योंकि मुझे इसमें एम्पलीफायर की तरह ट्रीट होता है। ओके, तो अब पहला फॉरवर्ड बायस करना मतलब पी को पॉजिटिव से करना है, एन को नेगेटिव से करके इसको इस तरीके से अरेंजमेंट कर दो, ठीक है ना। अब एन को नेगेटिव से इसको क्या करना है, रिवर्स बायसिंग करना है, तो एन को पॉजिटिव से कर दो, पी को नेगेटिव से कर दो, तो ये हमारा रिवर्स बायसिंग हो गया। ओके, ये हमारा जो जो अपना ये जो वोल्टेज होता है ना, इस वोल्टेज को कहते हैं वी इमीटर टू बेस वोल्टेज, है ना। इस वोल्टेज को कहते हैं वी सी बी, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। अब ये देखो फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पे तो जो डिप्लेशन रीजन होता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, ये डिप्लेशन रीजन तो खत्म हो जाएगा बट ये डिप्लेशन रीजन जो होता है वो बढ़ने लगता है। अभी डिप्लेशन रीजन किधर इंक्रीज करेगा, जिधर डोपिंग लेवल कम होता है। आपको पता है जो डिप्लेशन रीजन जो होता है वो उधर इंक्रीज करता है जिधर डोपिंग लेवल कम होता है ना, डोपिंग का जो कंसंट्रेशन होता है ना, जिधर कम रहेगा उधर डिप्लेशन रीजन ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। इसका सारा मैं फॉर्मेशन वगैरह दिया था। तो जैसे ये रिवर्स बायस है ना, वीसीबी में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो डिप्लेशन लेयर जो होता है इधर साइड में मूव करेगा, ठीक है ना। बट एक समय ऐसा आएगा, तो इस चीज को अर्ली इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, इसी चीज को अर्ली इफेक्ट कहते हैं, बेस विथ मॉड्यूलेशन कहते हैं। बट इसके बाद हल्का सा और रिवर्स बायस वोल्टेज का बढ़ाऊंगा तो वहां पे पंच थ्रो का कंडीशन क्रिएट होता है। तो पंच थ्रो पर नहीं जाना मुझे जाना सिर्फ अर्ली इफेक्ट तक, वहीं पे स्टॉप कर दो। तो जो अर्ली इफेक्ट होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्यों होता है, उसके कारण से क्या होता है, तो उसके कारण से क्या होता है, बेस विथ मॉड्यूलेशन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बेस विथ मॉड्यूलेशन, इसको कहते हैं बेस विथ मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है कि बेस के विथ का मॉड्यूलेशन हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए होगा। अब कैसे होता है क्या होता है सारा वर्किंग देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
देखो मैंने 20-22 क्वेश्चन ही लिया और देखो वीडियो कितना लंबा चला जा रहा है 20-22 क्वेश्चन को समझाने में। ओके, तो आप थोड़ा सा समझो भी अपने से, खुद से भी दिमाग लगाओ, ठीक है, सारा क्योंकि कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ मैं। अब और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, अल्फा जो वैल्यू होता है मैं बताया था, अल्फा का जो वैल्यू होता है हर हाल में 1 से कम होता है। कितना कम होता है? 0.92 लेकर 0.995 तक लाई करेगा, है ना। मैं बता दिया था आपको ये वैल्यू। अल्फा, अल्फा क्या होता है? करंट गेन होता है कॉमन बेस, है ना, कॉमन बेस में करंट गेन होता है, ठीक है। ये सारा कुछ दे रखा हूँ। अब अल्फा का वैल्यू मैं बताया था कि अल्फा जो इक्वल टू जो होता है वो गामा कंजुगेट एंड बीटा कंजुगेट, ये आपको पता है। गामा कंजुगेट क्या होता है? इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी होता है। बीटा कंजुगेट क्या होता है? बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर होता है, ओके ना। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है वो IC अपॉन IE आता है। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये सारा कुछ मैं बता दिया हूँ पहले वीडियो में, एग्जाम अपने जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था, ठीक है। अभी इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी क्या होता है? इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी उसको कहते हैं जिससे इमीटर से कितना करंट, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना बेस की तरफ मूव करे, दैट्स कॉल्ड इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी। अगर बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बोलेगा तो बेस रीजन से कितना करंट जो है वो इमीटर की तरफ, सॉरी कलेक्टर की तरफ मूव करे, दैट्स कॉल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक मैं रिलेशन बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा एक रिलेशन होता है, एक बीटा का अल्फा से एक रिलेशन होता है कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, है ना। ये एक रिलेशन भी मैं बताया था। इस सारा कुछ कॉन्सेप्ट को मैं डील कर दे रहा हूँ, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोल रहा है बीजेटी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इमीटर बेस एंड कलेक्टर में बताओ अपना क्या हो, ओके ना। तो इसको, इस क्वेश्चन को हटाना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रखा है। आपको पता है कि इमीटर रीजन का जो डोपिंग होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर, एज कम्पेयर टू बेस, है ना। इसका आंसर ये होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, लगता है ये प्रॉब्लम हुआ है, ओके। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको देख लेना, ये अपना ऑप्शन है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि जो जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ऑपरेटेड इन सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में कब वर्क करेगा? जब कोई डायोड जो अपना होता है, डायोड का जो दोनों दोनों जंक्शन जो होता है ना, इमीटर जंक्शन एंड देन कलेक्टर जंक्शन, वो दोनों जंक्शन जो होगा अगर वो फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड, वो दोनों चल जाएगा अपना सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ का, तो कट ऑफ का अगर मैं बात करूं दोनों रिवर्स रिवर्स होना चाहिए। अगर दोनों रिवर्स हो जाएगा दैट्स कॉल्ड कट ऑफ में चला जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम लोग दोनों को यूज करते हैं, स्विच की तरह यूज करते हैं, एक ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच की तरह ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। तो सारा देख लो यहाँ पे ऑप्शन, दोनों जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दे रहा है ऐसा कि बहुत सी ईबी जो है जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा दी मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट इन था। जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट वो क्या होता है? तो कॉमन इमीटर होता है, ठीक है ना। कॉमन इमीटर सर्किट जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। अब सारा कुछ मैं दे चुका हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दे चुका हूँ कैसा होता है, क्योंकि इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। मैं सारा कुछ दे चुका हूँ, आपको पता है अल्फा का वैल्यू जो होता है वो 0.9 से लेकर 0.995 तक वारी करता है। बट एक एम्पलीफिकेशन के लिए मुझे कम से कम अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। या फिर मुझे जो गेन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये अपना कॉमन बेस के लिए होता था। अब अगर मैं कॉमन इमीटर की बात करूं तो वहां पे जो गेन होता है, करंट गेन जो होता है वो बीटा होता है, और बीटा का वैल्यू जो लाइक करता है 22 टू 100 तक लाइक करता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, देखो 200 तक चला जा रहा है। दैट्स वाई हम लोग इसको कॉमन इमीटर को ज्यादा यूज करते हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है ना। सर्किट अरेंजमेंट के लिए ट्रांजिस्टर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, कॉमन इमीटर वाले सर्किट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं रीजन भी दे दिया, बाकी इसका रीजन मैं अच्छा से एक्सप्लेन किया उस वाली वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसे मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब पूरा ICBO इज दी करंट दैट फ्लो, ये ICB नॉट जो करंट दैट फ्लो व्हेन DC वोल्टेज अप्लाइड। ICD आपको पता है ICB क्या होता है? अगर मैं कॉन्सेप्ट दूं, वो कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, कॉन्सेप्ट अगर फिर से रिकॉल करो कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट अगर रिकॉल करोगे तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो ICB जो होता है ना, आपको एक तरह का मैं क्या रिकॉल बताऊं, रिकॉल में एक बता समझा दे रहा हूं मैं। आपको ना मैं करंट इक्वेशन दिया था, याद होगा करंट इक्वेशन की IC इज इक्वल टू होता है, जब आप हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा था, तो उसमें एक रिलेशन बताते हैं IC इज इक्वल टू होता है अल्फा टाइम्स IE प्लस IC नॉट, है ना। अब इसी को IC नॉट को हम लोग ICB नॉट कह रहे थे। अब ये जो होता था आपको पता है, ये जो होता था वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता था कलेक्टर जंक्शन में, जिसमें इमीटर अपने ओपन रखते थे ना, इमीटर को अपने ओपन कर रहे थे। याद होगा इस तरीके से फिगर बनाया था, आपको मैं वो फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस तरह का फिगर बनाया था, यहाँ पे एक वोल्टेज को सप्लाई दे रहा था मैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई दे रहा था, है ना, वोल्टेज सप्लाई दिया था, रिवर्स बायस वोल्टेज सप्लाई दिया था, एंड यहाँ से करंट फ्लो किया था। याद होगा करंट, वो करंट का फ्लो हुआ था जिसको IC नॉट कह रहे थे, एंड एक इधर भी करंट जा रहा था IN में भी INP जा रहा था। ठीक है, एक बार देख लेना सारा कुछ, मुझे फिर से सारा कुछ बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है ना। वरना फिर जैसे यहाँ पे मैं करंट का डायरेक्शन बनाना, करंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको मैं डील कर पाऊंगा, ठीक है। तो वरना देख लेना, प्रॉब्लम यही मेन है कि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, यहाँ पे मीटर को हम लोग ओपन कर रहे थे। ओपन करने से क्या हो रहा था कि IC नॉट हमारा वो फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो C हो जाएगा, ठीक है।
बाकी इसका एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से मैंने दिया, करंट कंपोनेंट इन बीजेटी में दिया। करंट कंपोनेंट इन बीजेटी में एक वीडियो है, देख लेना उस जाके वीडियो को, उसमें अच्छे से इसको समझाया हूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है ना। बोल रहा आईसीबी नोट फॉलोज इन द, किस में फॉलो करता है, तो आपको पता है आईसीबी नोट जो फॉलो करता है ना, वो अपना कहाँ से, कलेक्टर एंड बेस रीड में करता है ना, तो कलेक्टर एंड बेस रीड में ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 क्वेश्चन नंबर देखो, बोला इन सी कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट वीए कैरेक्टरिस्टिक टेकन बाय, है ना, कि जो अपना सी कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको पता है सी कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है इस तरीके से अपना हो गया। अगर मुझे इनपुट का बनाना होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना होगा सी मोड का, नॉर्मली जो अपना बीजेटी बनता है ना, इस तरीके से नॉर्मली पी इंजेक्शन डायोड की तरह बनेगा, ओके ना। तो ये सी मोड का कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पर अपना ये अपना क्या रहेगा, अगर मुझे इनपुट, ये बोल रहा इनपुट के बारे में बोल रहा है ना, तो चलो इनपुट का यहाँ पर शो कर दो, है ना, इनपुट का समझो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझने के लिए। कॉमन इमीटर है तो कॉमन इमीटर का एक फिगर बना दो ताकि आप समझ जाओ, ओके। ये रहेगा कॉमन इमीटर, ठीक है ना। ये अपना आईबी हो गया, बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये अपना इमीटर हो गया, ओके ना। अब इसके बीच का वोल्टेज जो होगा वो वीबीई होगा, है ना, पता है आपको वीबी, इधर का वोल्टेज होगा वीसी, ओके ना। पूछ रहा है इनपुट के बारे में, तो इनपुट आईबी वर्सेस वीबी के बीच में बनेगा, तो जो इनपुट बन रहा है वो आईबी वर्सेस वीबी के बीच में बनेगा एट कांस्टेंट वीसी, है ना, एट कांस्टेंट वीसी। तो क्या वीबी वर्सेस आईसी, नहीं, वीबी वर्सेस आईबी एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आईसी, है ना। ये देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि द बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर में बी डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द कर्व प्लॉटेड बाय द, जो बीटा हम लोग डिटरमाइन करते हैं, बीटा मींस क्या होता है, ये करंट गेन होता है इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। बीटा कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, ये क्या तरह का करंट गेन है। अब ये करंट गेन कहाँ से निकलेगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, तो हम लोग जो इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन करेंगे, देख लेना। ये ऑप्शन नंबर हमारा, इसका देख लो, ऑप्शन नंबर ए वीसी वर्सेस आईसी के बीच में निकालेंगे, वीसी वर्सेस आईसी, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से दिखाऊं। नॉर्मली बनाओ ना, बीटा मतलब कॉमन बीटा कॉन्फ़िगरेशन, इसी से समझ लो, इसी वाले से समझ लो, ठीक है ना। इसमें बीटा है ना, तो बीटा मैं निकालूंगा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मली आईसी अपॉन आईबी होगा, है ना, आईसी अपॉन आईबी होगा, इस तरीके से बीटा निकालते हैं। तो बीटा जो डिटरमाइन करते हैं ना, वो कहाँ कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि आईसी अपॉन आईबी निकालते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है। ओके ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। वीसी वर्सेस आईसी के बीच में करते हैं, आईबी को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं। सारा मैं एक्सप्लेनेशन मैंने जब बताया था ना कॉन्फ़िगरेशन, उसमें सारा एक्सप्लेन कर दी हूँ, सारा मैं क्वेश्चन वहीं से पुट आउट किया हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेना, उस क्वेश्चन को देखो, वो जाके सोल्यूशन को देखो, उसका पीडीएफ वगैरह चेक करो। अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप एक बार वीडियोस को देखो, समझो, ठीक है ना, कि मैं कॉन्सेप्ट जो दिया हूँ उसी कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई करंट गेन एंड हाई वोल्टेज गेन। बोल रहा है करंट गेन हाई होना चाहिए एंड वोल्टेज गेन जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अब इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना, सी कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसका मैं एग्जांपल दे, करंट गेन जो होता है वो हाई होता है सी कॉन्फ़िगरेशन का, वोल्टेज गेन जो होगा वो हाई होता है सी कॉन्फ़िगरेशन का। अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो मीडियम होता है, मैं सारा लिखा दिया हूं पहले। अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये भी जो होता है वो मीडियम होता है। यहाँ पे एक फेज शिफ्ट आता है, याद होगा, फेज शिफ्ट जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। फेज शिफ्ट मींस क्या होता है, मान लो सपोज आपने इनपुट में ऐसा सिग्नल दिया, तो जो आउटपुट में सिग्नल आएगा ना वो इस तरीके से सिग्नल आएगा, दैट्स कॉल्ड फेज शिफ्ट, ओके ना, इसको कहते हैं फेज शिफ्ट। ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, मतलब सारा जो क्वेश्चन मैं बताया, सारा ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसको समझो, अच्छे से एनालिसिस करो, ताकि आपको पता चले कि हमारे अंदर में कहाँ पे कमजोरी आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे अंदर, उस सारी चीज को समझो, ठीक है ना। एंड फिर दिन इसको क्वेश्चन को एनालिसिस करो और फिर आगे बढ़ो। देखो मैं लेवल 2 भी लाऊंगा, एक मतलब तुरंत मैं लेवल 2 भी बना के उसको अपलोड ही कर दे रहा हूँ, ओके ना। तो लेवल 2 भी एक बार चेक कर लो, उसमें सिर्फ जो बेसिकली जो क्वेश्चन रहेगा वो न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सारा न्यूमेरिकल्स रहेगा, ठीक है। चलो फिर यानी हमारा ये बीजेटी पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फेट। फेट को हम लोग नॉर्मली 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, एक वीडियो में फेट हो जाएगा, एक वीडियो में मॉसफेट हो जाएगा, ठीक है। फिर दिन उसका एमसीक्यूज लाऊंगा, एक फेट का एक मॉसफेट का, तो 4 वीडियो में हमारा फेट मॉसफेट सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो डायोड सर्किट वगैरह बच रखा है वो सब सारा कुछ कंप्लीट करके इस चैप्टर्स को, इस सिलेबस को पूरा इन कर दूंगा। ईडीसी हमारा लगभग इन प्रोसेस पे आ गया ना, इन होने ही वाला है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में भी शेयर करो। आप लोगों को बताओ कि देखो आरआरबी जेईई का तैयारी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हो रहा है, और मैं फुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, अभी आपके पास तो समझने का मौका है, अभी आपके पास टाइम है समझने का। बाकी क्वेश्चन तो लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगा ना, आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ अभी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव वगैरह एमसीक्यूज वगैरह मैं लगाऊंगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब मैं कराऊंगा, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वेट करो एंड आगे हमारे साथ बने रहो, कंटिन्यू रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।